जी, आई एम रियली सॉरी, हमारा लेसन इंटरप्ट हो गया। एक्चुअली आई वाज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इंटरनेट। तो मैं डिसीजन प्रोसेस की बात कर रहा था। तो कंज्यूमर बिहेवियर में डिसीजन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसकी डिफरेंट टाइप्स की डेफिनेशंस को स्टडी किया था। उसके बाद हमने उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में देखा था कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और उसके बारे में थोड़ा सा जो एक क्या कहना चाहिए, कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस कैन रिवील, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर के साथ जो चीज़ें जुड़ी होती हैं उनके बारे में भी हमने बात की थी। तो आज जो हम इस लेसन में स्टडी करेंगे वो होगा मल्टीपल इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर आर कैटेगराइज एज। इसमें हम आज बात करेंगे कि जो फैक्टर्स पॉजिटिवली पॉजिटिव कंज्यूमर्स के पॉजिटिव रिस्पॉन्स को गवर्न करते हैं, यानी कि पॉजिटिव कंज्यूमर्स का जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। जो रिस्पॉन्स कंज्यूमर्स, जब मैं कंज्यूमर्स की बात करता हूँ तो मैं बेसिकली क्लाइंट्स की बात करता हूँ, कस्टमर्स की बात करता हूँ। कस्टमर्स वो लोग होते हैं जो कोई चीज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को बाय करने वाले को हम कस्टमर कहते हैं या कंज्यूमर कहते हैं, या कंज्यूमर मीन्स किसी चीज़ को यूज़ करने वाला। ठीक होगी बात। तो कंज्यूमर की जब भी मैं बात करूंगा तो मेरा मतलब होगा कि कस्टमर या क्लाइंट। ठीक है। अगर कोई चीज़, अगर कोई प्रोडक्ट कोई पर्सन इंडिविजुअल बाय कर रहा है तो वो उसको हम कस्टमर कहेंगे, और अगर कोई इंडिविजुअल किसी सर्विस को ले रहा है तो वो क्लाइंट कंसिडर होगा। ठीक होगी बात। यानी कि इन अदर वर्ड्स किसी भी सर्विस को या प्रोडक्ट को कोई इंडिविजुअल जब बाय करता है, लेता है, यूज करता है या डिस्पोज करता है तो वो उसका कंज्यूमर बिहेवियर होता है। आज हमने जो बात करनी है वो मल्टीपल फैक्टर्स की बात करनी है जो पॉजिटिव कंज्यूमर्स के पॉजिटिव रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि किसी चीज को कस्टमर या कंज्यूमर के बाय करने में, यानी कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स का यही मतलब होगा ना कि वो कंज्यूमर किसी चीज को बाय करने के लिए राजी हो जाए, बाय करने का उसका दिल करे कि मैं इस चीज को बाय करूं। तो वो कौन से फैक्टर होते हैं, वो फैक्टर्स मैं आज आपको इस लेसन में बताऊंगा जो कि कंज्यूमर्स के पॉजिटिव रिस्पॉन्स में अफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर है पर्सनल फैक्टर। दिस इज फर्स्ट वन, पर्सनल फैक्टर। सो पर्सनल फैक्टर एंड इंडिविजुअल्स interest and opinion that can be influenced by demographic, एज, जेंडर, कल्चर एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, अब हर इंडिविजुअल की जो इंटरेस्ट है या ओपिनियन है वो डेमोग्राफिक फैक्टर्स पे या डेमोग्राफिक एस्पेक्ट्स पे डिपेंड कर रही होती है। बिकॉज यू सी, देखें, अब ड्रेसेस की अगर बात करें तो एज एक ऐसा फैक्टर है जिससे एक कस्टमर की या एक कंज्यूमर की जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स टूवर्ड्स बाइंग ड्रेसेस, वो एज एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक एस्पेक्ट है जिसकी बेस पे वो कंज्यूमर या कस्टमर कोई ड्रेस को बाय करने का ख्वाहिश करता है। अब ये देखें, एज ब्रैकेट्स होती हैं। अब देखें, अब छोटे बच्चे यानी जो क्या कहना चाहिए, छोटे बच्चे हैं या अडल्ट्स हैं या मिडिल एज हैं, मेच्योर हैं, मिडिल एज हैं, एल्डर एज हैं, या बहुत ज़्यादा एजड लोग हैं, तो वो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं कि ये छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले हैं, ये कॉलेज जाने वाले हैं, ये यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं, या ये जॉब पे जाने वाले हैं। तो वो हम एज कैटेगरी
क्लासिफाई कर सकते हैं और उस एज कैटेगरी के हिसाब से उसकी उनकी उन लोगों की जिसकी जितनी एज है वो अपनी एज के मुताबिक ही वो पसंद करेगा ड्रेसेस को बाय करना, ठीक है ना। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि एक बंदा 60 साल उम्र है उसकी और वो जीन्स पहनना शुरू कर दे और टी शर्टें पहनना शुरू कर दे, तो वो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं लगेगा। या वो जीन्स ऐसी पहने जो फटी होती है, जो स्टाइलिश जीन्स होती है, वो अगर इस तरह का यूज करेगा तो वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। और वो इंटेंशनली भी कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं ऐसे ही कपड़े पहनूं जिससे मैं खुद अजीब लगूं, ठीक है। वो अपनी एज के मुताबिक ही कपड़ों को सिलेक्ट करेगा। तो एज एक डेमोग्राफिक फैक्टर होता है, डेमोग्राफिक एस्पेक्ट है, जिसकी बेस पे एक इंडिविजुअल जो है वो डिसाइड करता है या डिटरमिन करता है कि उसने क्या चीज बाय करनी है। अच्छा, आगे है जेंडर। जेंडर डेफिनेटली मेल और फीमेल का डिस्टिंक्शन तो होता ही है। मेल डेफिनेटली वो कपड़े मेल्स वाले ही पसंद करेगा और फीमेल जो है वो फीमेल्स वाले ही कपड़े पसंद करेंगे। ये नहीं, ये कम, बहुत कम होता है किसी खास वजह से या किसी खास इवेंट पे ये होता है कि जी एक फीमेल ने मेल्स वाले ड्रेस पहन लिया और एक मेल ने फीमेल वाला ड्रेस पहन पहन लिया। दिस इज इनअप्रोप्रिएट। सो कल्चर कल्चर एक बहुत बड़ी टर्म है, बहुत बड़ा एक वर्ड है। आप इसको कह सकते हैं कल्चर। कल्चर बहुत सारा, सकाफत जिसको कहते हैं, कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हैबिट्स आ जाती हैं, नॉर्म्स आ जाती हैं, परसेप्शंस आ जाती हैं, सोच आ जाती है। एक एरिया में रहने वाले लोगों की क्या सोच है, क्या रिलीजन है, क्या क्या थिंकिंग है, कंजर्वेटिव है या मॉडर्न है। या वो मिसाल के तौर पे जो हमारे पाकिस्तान के बड़े शहर हैं वहाँ पे थोड़ा मॉडर्न सेटअप है, मॉडर्न सोच है लोगों की, मॉडर्न बड़े शहर होने की वजह से, बड़ी बड़ी एक्सेस होने की वजह से चीज़ों की, सर्विसेज की, तो उनका विजन थोड़ा सा ब्रॉडर है एज कंपेयर टू ज़रा छोटे सिटी के। तो आई डोंट मीन टू डिस्करेज और आई डोंट मीन टू डिस्क्रिमिनेट, बट आई वांट टू एक्चुअली एक्सप्लेन यू व्हाट इज द कल्चर। कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब पंजाब का कल्चर और है, पंजाब के अंदर ड्रेसेस का भी सिस्टम और तरह का है, लिविंग का भी सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, हैबिट्स भी डिफरेंट हैं, खाना पीने का फूड सिस्टम भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट है। हो सकता है सिंध में इस तरह की ड्रेसिंग या इस तरह का जो पंजाब में हम देख रहे हैं या कर रहे हैं वो हो सकता है वहाँ पे ना हो सकता है वहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज में या केपीके में इस तरह ना हो। उनका और कल्चर है, हमारा और कल्चर है, पंजाब का और कल्चर है, सिंध का और है, बलूचिस्तान का और है। उसके अलावा अगर पाकिस्तान से बाहर चले जाएं दूसरे मुल्क का, इंडिया का और कल्चर है। अब एशिया का डिफरेंट कल्चर है ब्रॉडर सेंस में अगर जाते जाएं, तो यूरोप का और कल्चर है, अमेरिका का और कल्चर है। तो ये कल्चर जो है ये बहुत बड़ा एक एक बहुत बड़ा वर्ड है, एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। अब ये जो डेमोग्राफिक एस्पेक्ट्स इनको कहते हैं, डेमोग्राफिक एस्पेक्ट्स की बेस पे एक इंडिविजुअल जो है वो डिटरमिन करता है कि उसने क्या चीज बाय करनी है। इंडिविजुअल जो है यहाँ पे वो कंज्यूमर या कस्टमर है। अच्छा, ये तो होगी बात फर्स्ट जो फैक्टर हमने डिस्कस किया जो कि पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर बिहेवियर को। पॉजिटिव कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है जो फर्स्ट फैक्टर, वो पर्सनल फैक्टर है, ठीक है। आगे आ जाता है सेकंड वन इज साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि नाम से यू कैन अंडरस्टैंड कि ये इट्स रिलेटेड टू योर माइंड, इट्स रिलेटेड टू योर थिंकिंग, इट्स रिलेटेड टू योर परसेप्शन, इट्स रिलेटेड टू योर एटीट्यूड। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म्स, दो वर्ड्स मैंने यूज किए हैं, परसेप्शन है और एटीट्यूड है। एटीट्यूड एंड परसेप्शन, both of these things are associated with your intellectual, your
साइकोलॉजी, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू हाउ यू बिहेव, व्हाट यू थिंक, ये दो चीजें जो हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर में मेन इंपॉर्टेंट हैं, जो कि कंज्यूमर बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस करती है। एंड इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स टू मार्केटिंग मैसेज विल डिपेंड ऑन देयर परसेप्शन एंड एटीट्यूड्स। अब मार्केटिंग मैसेज क्या है? मार्केटिंग मैसेज को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो मार्केटिंग मैसेज जो है वो मैसेज है जो एक कंपनी अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वो एडवर्टाइज कर रही है। जैसे कि टेलीविजन में आप ड्रेसेस की जो कमर्शियल्स हैं या ड्रेसेस की जो प्रमोशंस हैं या उनकी एडवर्टाइजमेंट है, वो सारी मार्केटिंग मैसेज है किसी स्पेसिफिक ब्रांड का। फॉर एग्जांपल ड्रेसेस, जो किसी स्पेसिफिक ब्रांड के जो ड्रेसेस हैं, जब समर सीजन आने वाला होता है तो वो ड्रेसेस वाले लॉन या कॉटन की अपनी एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर देते हैं डिफरेंट चैनल्स पे, या जो रोड्स पे बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं उनसे। तो वो मार्केटिंग मैसेज है। वो बेसिकली चाहते हैं कि हम अपने कस्टमर को न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। जैसे विंटर आता है तो वो विंटर के अकॉर्डिंग जो ड्रेसेस या क्वालिटी है वो उसके बारे में अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को वो मैसेज देते हैं, ठीक है। और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उस प्रोडक्ट को बाय करे और कंपनी को बिजनेस मिल सके। तो मार्केटिंग मैसेज जो है वो जितना मर्जी भी एडवर्टाइज करते रहें, जो मर्जी प्रोडक्ट देते रहें, जो मर्जी प्रोडक्ट दिखाते रहें, जब तक एक पर्सन की थिंकिंग या लाइकिंग या डिसलाइकिंग, मतलब एक पर्सन की जो लाइकिंग है वो बहुत मैटर करती है टू सिलेक्ट दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो एडवर्टाइज हो रही है, ठीक है। अब कभी भी अगर आपको कॉटन पसंद ही नहीं है या अगर आपको लॉन पसंद ही नहीं है, वो जितना मर्जी एडवर्टाइज करते रहें आपने कभी भी नहीं लेनी, बिकॉज इट डिपेंड्स परसेप्शन एंड एटीट्यूड। परसेप्शन और एटीट्यूड जो है कंज्यूमर का या कस्टमर का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी बिना पे वो अपना ड्रेस को बाय करेगा। वो कभी भी मार्केटिंग मैसेज पे 100% रिलाय नहीं करेगा। अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को वो सबसे पहले रखेगा और सबसे आगे रखेगा, ठीक है। मार्केटिंग मैसेज का मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट में लिख देता हूँ। मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस, एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट, अब ये मार्केटिंग मैसेज जो है वो कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एरोप्लेन का भी हो सकता है, पीआईए का एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग मैसेज हो सकता है कि जी हम आपको कराची तक की सर्विस देते हैं इतने पैसों में, एक एडवर्टाइज आती है। तो आप अगर पीआईए को कभी पसंद, इफ यू डोंट लाइक पीआईए, इफ यू आर अफ्रेड ऑफ द सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग, तो आप कभी भी उसकी एडवर्टाइज पे नहीं जाएंगे। यू विल नेवर लाइक इट बिकॉज यू हैव द परसेप्शन और एटीट्यूड, यू फील, यू थिंक दिस इज इनअप्रोप्रिएट। और मैं स्पेसिफिक पीआईए की बात नहीं करता, और भी किसी जनरल बात हम कर लेते हैं कि कोई एयरलाइन है जो अपनी एडवर्टाइज कर रही है, अपनी एयरलाइन को प्रमोट कर रही है, उसके लिए वो एक मार्केटिंग मैसेज देती है या एडवर्टाइजमेंट करती है कि हम ये सर्विस दे रहे हैं। तो वो उस सर्विस पे, अच्छा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जहाज में सफर करने से उनको डर लगता है, ये उनकी परसेप्शन या एटीट्यूड है, ये उनका एक एक तबीयत है, एक उनकी थिंकिंग है। परसेप्शन उनकी जो है वो एक, आप कह सकते हैं परसेप्शन उनकी थिंकिंग, आप ऐसे कर लें, थिंकिंग कह सकते हैं आप इजी वर्ड्स में, और एटीट्यूड जो है वो उसका उनका बिहेवियर है, ठीक है। और वो जहाज पे सफर कर ही नहीं सकते। कुछ लोगों को मोशन सिकनेस होती है या कुछ लोगों को फियर होता है, वो कर ही नहीं सकते, वो बिल्कुल भी सफर नहीं कर सकते जहाज पे, प्लेन पे बैठ ही नहीं सकते, उनको डर लगता है।
उनको हाइट से भी डर लगता है, तो वो उनकी परसेप्शन और एटीट्यूड है, इंटेलेक्चुअल, उनका इंटेलेक्चुअल स्टेट है या स्टेट ऑफ माइंड कह लें, तो वो कभी भी एरोप्लेन का सफर नहीं करेंगे। और वो जितना भी उनको कोई ये भी कह दे कि आपको फ्री हम ले जाते हैं, तो वो फिर भी नहीं करेंगे। सो तो ये चीज है। तो ये जो है विल डिपेंड ऑन देयर परसेप्शन एंड एटीट्यूड। Individuals response to marketing message will depend on their perception and attitude। यानी कि एक इंडिविजुअल का जो रिस्पॉन्स है इन टर्म्स ऑफ बाइंग सर्विस और अ प्रोडक्ट, वो डिपेंड करेगा उसकी अपनी थिंकिंग और बिहेवियर पे, अपनी जो वो सोचता है या वो जो करना चाहता है या करता है। इंस्टेड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कोई एडवर्टाइजमेंट को देख के वो ये नहीं करेगा कि फौरी उस प्रोडक्ट को या सर्विस को वो बाय करने की कोशिश करे, वो अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को भी कंसिडर करेगा। दिस वाज द सेकंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फॉर द पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर। अच्छा, थर्ड वन है, थर्ड फैक्टर जो है वो है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, सोशल फैक्टर। अब सोशल जो है ड्राइव्ड है फ्रॉम सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर क्या आ जाता है, सोसाइटी के अंदर लोग आ जाते हैं, लोगों में फैमिली, आपके जो इमीडिएट लोग हैं जो आपके घर के अंदर है वो आपकी फैमिली है, जो रिलेटिव्स हैं वो भी फैमिली है, जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनसे आप मिलते हैं, बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं, हंसी मजाक होता है, या यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं तो वहां पे जो कम्युनिटी है वो भी आपका सोशल सेटअप है। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया आपका जो टेलीविजन है या केबल वगैरह है, और आपकी इनकम कितनी है। ये वो चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं एक कंज्यूमर के बिहेवियर पे। ठीक है, वही चीज आ जाती है किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को बाय करने के लिए। जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है वो फैमिली का फैक्टर है। सोशल फैक्टर्स में फैमिली इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल लेवल के कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है, और इनकम इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इनकम है, इनकम की बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि आपने क्या चीज़ बाय करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी। सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट जब आप देखते हैं तो डेफिनेटली यू थिंक अबाउट दोज एडवर्टाइजमेंट के जी क्या चीज़ आजकल मार्केट में चल रही है, तो क्या चीज़ हमें विजिट करके देखनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से सोशल फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो अफेक्ट करता है आपके जो बाइंग जो सिस्टम है उसको। या आप यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि लोगों ने कैसे ड्रेसेस पहने हुए हैं, आपकी फेलोज ने कैसे पहने हुए हैं, क्या आजकल चल रहा है, उसकी बेस पे भी आप डिटरमिन कर लेते हैं कि आपने क्या लेना है। और इस तरह से फैमिली भी इक्वली इम्पोर्टेंट है आपका एज ए सोशल फैक्टर फॉर अफेक्टिंग कंज्यूमर्स बिहेवियर। अच्छा, ठीक होगी बात, आगे आ जाता है टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर की डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें पहली टाइप है कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, डिसोनेंस डेसोनेंस, रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, थर्ड वन इज हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, और फोर्थ वन इज वैरायटी सीकिंग बिहेवियर। अच्छा, फर्स्ट वन इज कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर जैसे कि नाम से ही यू कैन प्रेडिक्ट, कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर ऐसा बिहेवियर है बाय करने के लिए जो एक इंडिविजुअल का होता है, जो कि वेरी कम्प्लेक्स, वेरी क्रिटिकल, ऑल्दो बिकॉज when a person when an individual wants to buy
एक्सपेंसिव थिंग, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट और अ सर्विस, तो वो डेफिनेटली बहुत कम्प्लेक्स सोचेगा, क्रिटिकली ऑब्जर्व करेगा, क्रिटिकली देखेगा, एवेलुएट करेगा और सोचेगा कि इसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो क्रिटिकली एवेलुएट करेगा। और इस तरह का कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर जो है वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में देखा जाता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज इनकाउंटर्ड व्हेन कंज्यूमर्स आर बाइंग एन एक्सपेंसिव एंड इनफ्रीक्वेंटली बॉट प्रोडक्ट्स। इस तरह का बिहेवियर देखा गया है कस्टमर्स में, क्लाइंट्स में या ग्राहकों में, जो बाय करते हैं बहुत कीमती चीज और इनफ्रीक्वेंट जो है वो बहुत कम बिकने वाली। आई मीन टू से जो क्या कहना चाहिए, फ्रीक्वेंट होता है कि बहुत तेजी से, और इनफ्रीक्वेंट का मतलब है लेस, लो रेट, एट लो रेट, यानी कि कम तादाद में या कम रुझान से बिकने वाली जो चीज होती है वो इनफ्रीक्वेंटली बॉट प्रोडक्ट्स उनको हम कह सकते हैं, जिसमें कार आ जाती है या हाउस आ जाती है या शॉप आ जाती है या कोई और प्रॉपर्टी आ जाती है, कोई लैंड आ जाती है या कोई प्लाजा आ जाता है या कोई ऐसी चीज जो जो एक्सपेंसिव हो, जिसकी कीमत काफी सारी हो। तो उसमें जो कस्टमर है या कंज्यूमर है वो बहुत केयरफुली, क्रिटिकली हर चीज को ऑब्जर्व करेगा, करता है और उसके बेनिफिट्स और जो हैं डिसएडवांटेजेस उनको केयरफुली इवेलुएट करता है, because he or she is going to buy a very expensive thing, a house or a car. So they are highly involved in the purchase process and consumers research before committing to invest. तो अगर किसी बंदे ने कार बाय करनी है या उसने घर बाय करना है तो वो बहुत क्रिटिकली वो रिसर्च करेगा, उसको ढूंढेगा, चीज़ों प्राइसेस को देखेगा, प्रोडक्ट्स को देखेगा। फॉर एग्जांपल कार बाय करनी है तो हर मॉडल को, हर कंपनी को देखेगा कि टोयोटा की कौन सी गाड़ियां हैं और सुजुकी की कौन सी हैं या होंडाई की कौन सी हैं या करोला की कौन कौन सी टाइप की गाड़ियां अवेलेबल हैं मार्केट में, और उनके क्या क्या हर हर कार के, हर मॉडल के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या प्राइस हैं, कैसे अवेलेबिलिटी है। तो वो सारी चीजें इन्वेस्ट करने से पहले वो केयरफुली इनपुट करेगा। ठीक है, इमेजिन बाइंग अ हाउस और कार, दीज आर एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। तो इसमें इस तरह की बड़ी इन्वेस्टमेंट में या बड़े परचेज में, बड़ी चीज को परचेज करने के लिए, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को या सर्विस को परचेज करने के लिए वो बहुत कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर शो करेगा कस्टमर। फॉर एग्जांपल सर्विस हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कंसल्टेंसी लेनी है किसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो दैट सर्विस कॉस्ट अलॉट। तो वो बहुत एक्सपेंसिव सर्विस होने की वजह से आईटी सर्विस हम उसको कहेंगे, तो उसके लिए वो बहुत क्रिटिकली उसको वैल्यूएट करेगा, सोचेगा, देखेगा उसकी कॉस्ट कितनी है और कौन कौन कहाँ कहाँ से हम वही सेम सर्विस ले सकते हैं और कितनी कितनी प्राइस में हम वो सर्विसेज को ले सकते हैं और उसका अल्टीमेट बेनिफिट क्या होगा। और देखिए हर चीज इस दुनिया में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे चलती है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हर इंडिविजुअल जो है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को माइंड में रखता है। वो देखता है क्या कॉस्ट है और क्या हमने खर्च किया और क्या हमें फायदा मिला। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर।
Okay, second one is dissonance, reducing buying behavior. This is second type of buying behavior. The consumer is highly involved in the purchase process but has difficulties determining the differences between brands. अब इसमें फिर वही ब्रांड्स की बात आती है, तो मैं इसको ड्रेसेस की तरफ इसलिए ले जाता हूँ कि ब्रांड्स जो है आजकल एक ट्रेंड है ड्रेसेस का, ड्रेसेस लोग पसंद ही ब्रांड्स के करते हैं। तो इस वजह से मैं जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ कंज्यूमर के रिलेटेड या कस्टमर के रिलेटेड, परचेजिंग के रिलेटेड, बाइंग के रिलेटेड, तो वो मैं ब्रांड्स की ही दे रहा हूँ। एक ही फॉर एग्जांपल कॉटन के जो ड्रेसेस हैं, तो उन वो डिफरेंट ब्रांड्स जो है वो कॉटन के ही ड्रेसेस मार्केट में दे रहे हैं। अब डेसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर जो है, इसमें होता क्या है, द कंज्यूमर इज हाईली इन्वॉल्व इन परचेज प्रोसेस बट हैज डिफिकल्टी डिटर्मिनिंग द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रांड्स। इतने ज्यादा ब्रांड्स हैं जो कि कॉटन के ड्रेसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब कस्टमर के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो किस ब्रांड का, सारे ब्रांड्स ही अच्छे, खादी अच्छा है, जनरेशन अच्छा है, और बहुत सारे हैं जो अच्छे हैं, वो सेम टाइप का ही स्टफ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस टाइप के बाइंग बिहेवियर में कंज्यूमर के लिए मुश्किल हो जाती है एक प्रोडक्ट को बाय करना, बिकॉज देयर आर सो मैनी ब्रांड्स इन द मार्केट, ठीक है ना। तो dissonance कैन अकर when the consumer worries that they will regret their choice। अब उसमें जब बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं तो जो कंज्यूमर है वो समटाइम्स उसको डर लगता है कि मैं जो चीज इस ब्रांड से अगर मैं ले लूं तो हो सकता है दूसरे ब्रांड से मुझे अच्छी चीज मिल जाए, तो वो कंफ्यूज होता है। डेसोनेंस कैन अकर व्हेन द कंज्यूमर वरीज दैट दे विल रिग्रेट देयर चॉइस। रिग्रेट का मतलब होता है फील सैड, when an individual feel sad, ठीक है, कि मैंने ये गलत चॉइस कर लिया, ठीक है। तो जब ऑप्शंस होंगी, बहुत सारी ब्रांड्स होंगी, एक ही सेम प्रोडक्ट की, सेम कॉटन के सेम ड्रेसेस हर ब्रांड आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें कस्टमर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। कस्टमर जो है वो, उसको डर लगता है कि मैं गलत चॉइस ना करूं, ठीक है। तो उसको डेसोनेंस कहते हैं, ठीक है। जब कंज्यूमर डिस्टर्ब हो जाए कि ये मैं कहीं गलत चॉइस ना कर लूं, तो उसको डेसोनेंस कहते हैं। इमेजिन यू आर बाइंग अ लॉन, फॉर एग्जाम्पल इधर हम ड्रेस ही कर लेते हैं, कॉटन ड्रेस, कॉटन ड्रेस फ्रॉम अ ब्रांड। आप एक ब्रांड से, इमेजिन यू आर बाइंग अ कॉटन ड्रेस फ्रॉम ब्रांड। आप एक ब्रांड से, ब्रांड हो सकता है, ब्रांड कैन भी, यहाँ पे मैं आपको कोई भी हो सकता है ब्रांड, जे हो सकता है, जे डॉट हो सकता है, या और कोई ब्रांड हो सकता है। तो वहाँ से आप एक कॉटन का आपने सूट बाय करना है। यू विल चूज वन बेस्ड on price and convenience, but after the purchase you will seek confirmation that you have made the right choice। अब देखें, डेफिनेटली आप अपनी कन्वीनियंस को माइंड में रखेंगे। फॉर एग्जांपल आप जिस एरिया में रहते हैं, आप डेफिनेटली उसी एरिया से कोशिश करेंगे कि जब वहाँ पे जो ब्रांड है वहाँ से ही आप परचेज कर लें, और उसकी प्राइस मुनासिब होगी, आपकी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक होगी, तो डेफिनेटली आप उसको बाय करेंगे। बट आफ्टर द परचेज, जब आप उसको परचेज कर लेंगे, तो आपके माइंड में थोड़ा सा डाउट होगा कि मैंने ये चीज सही तरह से बाय कर ली है या मैंने कोई गलती की है। इसको कहते हैं डेसोनेंस। डेसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर।
ठीक है, डेसोनेंस रिड्यूसिंग बाय बिहेवियर। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्रांड चीज एक है, कॉटन ड्रेस है, जो कि बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ब्रांड्स इसी को प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में, और आप उसको परचेज प्राइस की बेस पे करेंगे और अपनी कन्वीनियंस की बेस पे करेंगे, लेकिन समटाइम्स बट बट यू व्हेन यू बॉट इट, तो उसके बाद भी आपके माइंड में थोड़ा सा ये भी होगा कि मैं थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लूं कि मैंने ये सही चीज ले ली है, सही प्राइस में ले ली है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो इन द मार्केट एंड यू परचेज वन थिंग फ्रॉम अ शॉप, और उसकी एक प्राइस होती है, और आप बाजार में आगे जाते हैं और वही चीज एक और जगह पे मिल रही होती है, देन यू आस्क द शॉपकीपर कि ये चीज जो आपने लगाई हुई है इसकी प्राइस क्या है, यू वांट टू कंपेयर कि आपको प्रीवियस शॉपकीपर ने आपसे ज्यादा तो नहीं चार्ज कर लिया। सो दिस बाइंग बिहेवियर इज डेफिनेटली रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। अच्छा, आगे आ जाता है थर्ड वन, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। थर्ड वन इज हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। मैं इसको फॉर द टाइम नहीं नीचे कर लेता हूँ। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर जो है, habitual purchases are categorized by the fact that consumer has very limited involvement in the product or brand category. अच्छा, इसमें छोटी सी एग्जांपल उन्होंने दी है हैबिट से। हैबिचुअल का मतलब ये है कि एक हैबिट, इंसान की हैबिट जो है, किसी चीज को बाय करने की हैबिट की बेस पे जो बाइंग बिहेवियर है, वो उसको हम हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर है, हैबिट है। फॉर एग्जांपल इमेजिन, उसने बताया है कि इमेजिन ग्रोसरी शॉपिंग, यू गो टू द स्टोर एंड बाय योर प्रेफर्ड टाइप ऑफ ब्रेड। फॉर एग्जांपल आपने नाश्ता जो लेना है बेकरी से, तो आपकी आप रेगुलरली लेते हैं कि एक डॉन की ब्रेड हो, और जो है वो किसी खास ब्रांड का आप और बेकरी आइटम ले लेते हैं, ठीक है। डॉन एक साइन ऑफ सिंबल है या एक ब्रांड नेम है जो कि कॉमनली यूज होता है, और लोग लोग हैबिचुअल हैं उसको बाय करने के या उसको लेने के। तो मिल्क पैक, अगर मिल्क पैक की बात करें तो उसमें नेस्ले का जो मिल्क पैक है या ऑलपर्स का जो मिल्क पैक है, वो लोग हैबिचुअल हैं उसको बाय करने के लिए, ठीक है। अगर उन्होंने जो क्या कहना चाहिए, पेस्चराइज्ड मिल्क लेना है, तो वो डेफिनेटली ऑलमोस्ट का ही लेंगे या वो नेस्ले का ही लेंगे। तो वो हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर ये होता है कि हैबिट बनी हुई है, एक आदत बनी हुई है। रेगुलरली अगर नाश्ता लेना है तो ब्रेड आपने डॉन की ही लेनी है, तो ये एक हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर है। हैबिचुअल परचेजेस आर कैटेगराइज्ड by the fact that the consumer has a very little involvement इन दी प्रोडक्ट और ब्रांड कैटेगरी। अच्छा, जब आपने ब्रेड बाय की, अब बेस्ड ऑन योर हैबिट, यू ऑलवेज बाय डिफॉल्ट, जब भी आपने नाश्ता लेने जाना है, ब्रेड लेने जाना है, तो आपको पता है कि अवेलेबल भी डॉन की ही है और आप लेते भी डॉन की है। आप उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते, यू डोंट थिंक ऑफ दैट स्पेसिफिक कि उसके अंदर क्या है, वो कैसी बनी है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, बट यू डोंट वांट टू गो इन दैट डिटेल। तो आप बस जाते हैं और जाके उसको बाय कर लेते हैं, हैबिचुअल पैटर्न। नो सर। अच्छा, इसमें आपने आपकी एक आदत बनी हुई, यू आर नॉट एग्जिबिटिंग, एग्जिबिटिंग मीन्स शोइंग, यू आर नॉट showing a habitual pattern, you are showing a habitual pattern, आप habitual pattern को दिखा रहे हैं। not strong brand loyalty, आपको डॉन के साथ कोई लॉयलिटी नहीं है, डॉन ब्रांड के साथ आपकी लॉयलिटी लॉयलिटी नहीं है, आप उस ब्रांड के साथ लॉयल नहीं है, बट एक हैबिट बनी हुई है मे बी आपके। आप जब छोटे थे तो आपकी, आप जिस बेकरी से नाश्ता लेते थे तो वहां पे डॉन की ब्रेड हो, तो आपके आप फिर बड़े हुए, आपके आगे आगे फिर बड़े हो गए और बड़े हो गए, फैमिली बन गई, तो आप
आगे आपके बच्चे आ गए और आपकी जनरेशन चल पड़ी, तो वो लोग भी उसी को ही कंटिन्यू करते हैं, बट यू आर नॉट लॉयल टू दैट स्पेसिफिक ब्रांड। उस डॉन ब्रांड के साथ आपकी लॉयल्टी नहीं है, बट यू आर हैबिचुअल, अब इतने हैबिचुअल हैं उसको बाय करने में, यू हैव द हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर टूवर्ड्स दैट ब्रांड। डॉन ब्रांड को बाय करने में आप इतने हैबिचुअल हैं कि आप जो है वो और कोई मतलब उसको नहीं करते बाय। तो दिस इज योर हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। ठीक है, बात, दिस वाज योर थर्ड बाइंग बिहेवियर। एंड fourth behavior is variety seeking behavior। वैरायटी सीकिंग बिहेवियर यानी कि वैरायटी, आई मीन डाइवर्सिटी, यू वांट डाइवर्सिटी। सीकिंग मीन यू वांट डाइवर्सिटी, डिमांड करना मतलब है। वैरायटी का मतलब ये है कि डाइवर्सिटी, बहुत सारी चीज़ों में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए, चीज़ें बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की होनी चाहिए, ठीक है, कैटेगरीज में डिफरेंट होनी चाहिए। इन दिस सिचुएशन a consumer purchases a different product A consumer purchases a different product not because they were not satisfied with the previous one, but because they seek variety. Like when you are trying out new shower gel, for example, uh, जब आप वैरायटी सीकिंग बिहेवियर ये है कि आपने अगर एक चीज परचेज की है और फिर उसको इस्तेमाल कर लिया है और वो चीज खत्म हो गई है, एंड यू वांट कि मैं और नेक्स्ट मतलब वही टाइप की चीज मुझे चाहिए। शावर जेल की बात ये कर रहा है, तो मैं कोई सी और चीज की भी एग्जांपल दे सकता हूँ कि मुझे जो है वो शावर जेल ही चाहिए, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम चाह रहा हूँ कि किसी और कंपनी का मुझे शावर जेल मैं यूज करूँ। तो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर जिसमें आप चाहते हैं कि आप सेम प्रोडक्ट को यूज करें बट फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या किसी और शक्ल में या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो वैरायटी का मतलब ये होता है कि देखें, आप अगर एक मोबाइल यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने करना तो मोबाइल ही यूज है, आपने हवावे का मोबाइल यूज किया और आपका मोबाइल जो है वो खराब हो गया या खत्म हो गया, और आपने लेना तो नया मोबाइल ही है, मोबाइल फोन ही लेना है आपने, लेकिन अब दिस टाइम यू यू कैन ट्राई एन अदर न्यू मॉडल ऑफ किसी और कंपनी का जो नया मॉडल है, फॉर एग्जांपल एप्पल का नया मॉडल है मोबाइल है, वो आप हो सकता है आप चाहें एप्पल का ले लिया जाए या और जो कोई मार्केट में मोबाइल अवेलेबल है, यू वुड लाइक टू हैव वैरायटी ऑफ डिफरेंट मोबाइल ब्रांड्स टू बाय द मोबाइल। खरीदना आपने मोबाइल ही है, बट यू वांट टू हैव वैरायटी, कि आपके सामने वैरायटी हो और आप उसमें से चूज करें। समझ आ रही है बात? So this refers or this behavior is considered as variety seeking behavior। आपने लेना मोबाइल है, you want to have a new mobile, but you want to select from variety of mobiles, different companies के जो मोबाइल के मॉडल्स हैं वो आपके सामने हो, and you want to buy one of them, उनमें से कोई एक आप जो है वो चूज करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ बाइंग बिहेवियर रेफर्स एज वैरायटी सीकिंग बिहेवियर। ठीक होगी बात? वैरायटी सीकिंग बिहेवियर हम इसको कहते हैं। चलो, अच्छा, चार तरह के बिहेवियर हमने देखे हैं आज के लेसन में। हमने फोर टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। जो फर्स्ट टाइप हमने देखा वो कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर था। कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर जो है वो डेफिनेटली जो मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है या सर्विस है उसमें होता है। कंज्यूमर जो है जब उसने कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जैसे कि घर है या कार है, तो उसको जब उसने बाय करना होता है तो वो उसके लिए वेरी क्रिटिकली ऑब्जर्व करता है मार्केट को और प्राइसेस को कंपेयर करता है, और उसके अलावा वो बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो उसको केयरफुली इवेलुएट करता है। सेकंड वाला है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। इसमें ये होता है कि प्रोडक्ट
सेम प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, और ब्रांड्स, बहुत सारी ब्रांड्स जो हैं वो सेम प्रोडक्ट्स को मार्केट में रख के बैठे हैं। तो कस्टमर जो है वो या कंज्यूमर जो है वो बाय करने से डरता है कि मैं किस ब्रांड से, किस से मैं जो अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट है उसको बाय करूं। और फिर बाय करने के बाद वो थोड़ा सा फियर भी महसूस करता है कि मैंने कहीं गलत तो नहीं बाय कर लिया, प्राइस को कंपेयर करेगा, प्रोडक्ट को कंपेयर करेगा। तो दिस टाइप ऑफ बाइंग बिहेवियर इज डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। अच्छा, थर्ड वन है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर में जो एक हैबिट बनी हुई है किसी चीज को परचेज करने की, तो वो आ जाती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी, जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स में जब आप ब्रेकफास्ट बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जो एक स्पेसिफिक ब्रेड की मैंने बात की, तो आप ब्रांड स्पेसिफिक हो जाते हैं, डॉन ब्रेड को ही आप बाय करते हैं, आप और कोई ब्रेड बाय करना पसंद भी नहीं करते, ऑल्दो यू डोंट गो इन द डिटेल्स ऑफ दैट डॉन ब्रेड। उस डॉन ब्रेड की डिटेल्स में आप नहीं चाहते, बट आप चाहते यही है कि हम जैसी भी है, जो जहाँ से भी बनी हुई है, बट यू वांट टू बाय that don't bread because you are habitual of that. So that is that type of buying behavior refers as habitual buying behavior. Okay, the fourth one is variety seeking behavior. Variety seeking में मैंने आपको बताया ऐसा buying behavior होता है जिसमें आपने प्रोडक्ट एक ही बाय करनी है, बट यू वांट टू हैव द वैरायटी डिफरेंट। जैसे मैंने मोबाइल की एग्जांपल दी, तो आपने मोबाइल ही बाय करना था, तो आप बट यू वांट कि हमें वो हमें डिफरेंट कंपनीज के मोबाइल मिले और डिफरेंट मॉडल्स मिले, एंड देन वी कैन सेलेक्ट वन ऑफ देम। सो दैट टाइप ऑफ बाइंग बिहेवियर इज वैरायटी सीकिंग बिहेवियर। अच्छा, आगे आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये एक्चुअली दीज फैक्टर्स आर फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, इकोनॉमिक कंडीशन। अच्छा, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि हमें ऊपर ही डिस्कस करने चाहिए थे, मैं कर नहीं सका इसको। मैं ऐसे करता हूँ कि ऊपर वाले जो फैक्टर्स हैं उनको नीचे ले आता हूँ, दीज आर मल्टीपल, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ये मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। तो इससे ये होगा कि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, फैक्टर्स फैक्टर्स में फैक्टर्स के साथ ही हम इनको कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब हैबिचुअल को हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये यहाँ तक हमारा हो गया। फैक्टर्स हमने पहले से कर लिए हुए थे। अब अदर अदर फैक्टर्स में अगर हम देखें, सो ये तो फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स अदर फैक्टर्स मल्टीपल फैक्टर्स ये हो गए। अब हम यहाँ पे लिखते हैं अदर फैक्टर्स, अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। किसके, क्या हम पढ़ रहे हैं, व्हाट वी आर स्टडी, क्या पढ़ रहे हैं, अदर फैक्टर्स किसके, जो कि कंज्यूमर, ये भी वही है बेटा, ये वही है, वही है। दिस इज एक्चुअली एक्सटेंशन, इसको भी फैक्टर्स में ही आप कंसिडर करें, दीज आर द सेम एक्सटेंडेड फैक्टर्स कह रहे हैं आप, एक्सटेंडेड फैक्टर्स कह रहे हैं, ये भी वही हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर, एक पॉजिटिव कंज्यूमर बिहेवियर पे अफेक्ट करते हैं। अच्छा, मार्केट कंपेन, मार्केटिंग कंपेन्स मैंने आपको बताया। मार्केटिंग कंपेन जैसे कि नाम से जाहिर है, किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करना और उसके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उस प्रोडक्ट को या सर्विस को बाय करें और उसको इस्तेमाल करें, परचेज करें। मार्केटिंग कंपेन्स influence purchasing decisions a lot. मार्केटिंग कंपेन्स, इसमें एडवर्टाइजमेंट ही बेसिकली होती है, डिफरेंट तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना अपनी प्रोडक्ट की या अपनी सर्विस की। तो मार्केटिंग कंपेन्स में
कमर्शियल्स या एडवर्टाइजमेंट्स आपकी टीवी पे या चैनल्स पे या आपके इंटरनेट पे या फेसबुक पे या और किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं। एडवर्टाइज करके आप कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। उस एडवर्टाइजमेंट में आप उसके प्रोडक्ट के फीचर्स बताते हैं और उसके बेनिफिट्स बताते हैं और उसकी एक्सीलेंट प्राइस बताते हैं, लो प्राइस बताते हैं, जस्ट टू अट्रैक्ट दी कंज्यूमर और कस्टमर्स। ठीक है, तो डेफिनेटली बाइंग बिहेवियर जो है वो एक लिहाज से मार्केटिंग कैंपेन्स जो है वो बाइंग बिहेवियर को या बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। इफ डन राइट और रेगुलरली विद द राइट मार्केटिंग मैसेज भी वही चीज़ है, मार्केटिंग कैंपेन, दे कैन इवन persuade consumer to change brands or opt for more expensive alternatives। अच्छा, तो ये है कि अगर रेगुलरली मार्केटिंग कैंपेन्स की जाएं, ऑर्गेनाइजेशंस अगर मार्केटिंग कैंपेन्स को रेगुलरली करें और सही तरीके से करें और राइट मार्केट में करें, तो वो नए ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और कंज्यूमर्स को नए 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 और एक्सपेंसिव ब्रांड्स की तरफ भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, marketing campaigns can even be used as reminders for products and services that need to be bought regularly but not necessarily on consumers top mind। अच्छा, मार्केटिंग कैंपेन में हर तरह की प्रोडक्ट और हर तरह की सर्विस जो है वो उसको एडवर्टाइज किया जा सकता है ताकि कस्टमर उसको बाय करे, बाय कर ले। सारी चीज़ें जो कॉमन इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी की, चाहे वो खाने वाली हैं या ड्रेसेस हैं या व्हाटएवर जो भी है, तो लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रायोरिटी पे नहीं होती, जैसे कि इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस की एडवर्टाइजमेंट की जाती है लेकिन लोग नॉर्मली इंश्योरेंस को नहीं लेते। ठीक है, जो उनकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है। तो मार्केटिंग कैंपेन कैन इवन बी यूज्ड एज रिमाइंडर्स फॉर प्रोडक्ट सर्विस दैट नीड टू बी bought regularly but not necessarily on consumers top of mind। ठीक होगी बात, यानी कि जो कॉमनली चीजें या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज यूज होती हैं उनकी मार्केटिंग कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट नॉट those things which are not at top priority of your customer। A good marketing message can influence impulse purchases। अब एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट जो है, अच्छी एडवर्टाइजमेंट जो की हुई है वो डेफिनेटली कस्टमर को परचेज करने के लिए, कस्टमर को उस जो एडवर्टाइजमेंट किसी चीज की है उस चीज से कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है और कस्टमर को मोटिवेट किया जाता है जस्ट टू बाय दैट प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग campaigns। Okay, the second factor is economic conditions। economic conditions, for example expensive products especially house, cars, economic conditions play a big part। definitely जब एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बाय करनी है जैसे कार है या घर है, तो इकोनॉमिक कंडीशन प्ले अ बिग पार्ट। इनको बाय करने के लिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अ पॉजिटिव इकोनॉमिक environment is known to make consumer more confident and willing to indulge in purchasing irrespective of their personal financial liabilities। A positive economic environment is known to make consumers more confident and willing to indulge in purchases। अच्छा, अब ऐसे है
कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है इज नोन टू मेक कंज्यूमर्स मोर, उनको कंज्यूमर्स को जैसे कि लीज का कॉन्सेप्ट है या फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट है, वो एक पॉजिटिव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है कंज्यूमर को, जिससे उसको एक कॉन्फिडेंस आता है, एक उसको डिजायर होती है कि मैं इस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को परचेज कर लूं। जैसे हाउस के लिए लोनिंग हो जाती है, लोन मिल जाता है, यहाँ हाउस के लिए लीज हो जाती है, या कार जो है वो क्रेडिट पे मिल जाती है, तो वो इससे एक पॉजिटिव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी कि कंज्यूमर को या कस्टमर को बता दिया जाता है या गाइड कर दिया जाता है कि आप किस्तों पे भी घर को ले सकते हैं या कार को परचेज कर सकते हैं। तो उससे उनकी जब किस्तों का सिस्टम होता है तो वो किस्तों की डिफरेंट शरायत हैं। कुछ लॉन्ग टर्म जो होती हैं, जैसे मतलब लंबे पीरियड के लिए जो क्रेडिट किया जाता है उसमें किस्तें कम होती हैं, जो कम पीरियड के लिए क्रेडिट किया जाता है, लोन लिया जाता है, तो उसकी किस्तें ज्यादा अमाउंट की होती हैं। तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है कस्टमर को टू बाय दैट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। कार या हाउस को बाय करने के लिए लोन की शक्ल में उनको एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे कस्टमर को कॉन्फिडेंस आता है और वो ख्वाहिश रखता है उसको बाय करने की बाय करने की ख्वाहिश रखता है, irrespective of their personal financial liability। फाइनेंशियल लाइबिलिटी मीन्स के बगैर किसी अंदाजे के कि उसकी क्या पर्सनल जाती उसकी क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, उसकी माली पोजीशन क्या है या उसकी माली कंडीशन क्या है, उसके अलावा जो है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उस कंज्यूमर को दे दिया जाता है लोनिंग की शक्ल में या उसको लीज की शक्ल में, जिससे वो इजीली एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को जैसे कि हाउस है या कार है उसको वो परचेज कर सके। ठीक है। अच्छा, कंज्यूमर्स मेक डिसीजंस इन अ लॉन्ग टर्म पीरियड फॉर एक्सपेंसिव purchases and the buying process can be influenced by most at the same time personal factors। अच्छा, इसमें पर्सनल इंसान का पर्सनल फैक्टर जो है वो डेफिनेटली इस सारे जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक कंडीशन, ऑल्दो इकोनॉमिक कंडीशन, जिन लोगों के पास तो काफ़ी पैसा है तो वो लोग उनको लोन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को बाय कर लेते हैं, जैसे कि एक कार है या एक घर है। तो जिन लोगों के पास फाइनेंशियल पोजीशन इतनी ज़्यादा नहीं है, पैसे नहीं है, बट दे वांट टू बाय हाउस और अ कार, दे आजकल जो फाइनेंसिंग बैंक्स हैं वो फाइनेंस करवा देते हैं हाउस को या घर को, उस पर्सन को करवा देते हैं कि वो अब वो भी घर बाय कर सके या कार बाय कर सके ऑन यानी कि किस्तों पे जो बाय करने वाला सिस्टम है वो उसको प्रोवाइड कर लिया जाता है। कंज्यूमर्स मेक डिसीजंस इन अ लॉन्गर टाइम पीरियड फॉर एक्सपेंसिव परचेजेस। जो जो महंगी जैसे कार है या घर है उसमें कंज्यूमर को बाय करने के लिए या अपना माइंड बनाने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है। एंड द बाइंग प्रोसेस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मोर पर्सनल फैक्टर एट द सेम टाइम्स। तो इस तरह का जो परचेज है इसमें एक्सपेंसिव परचेज है तो इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स जो हैं वो भी आ जाते हैं। तबीयत आ जाती है, इंसान की लाइकिंग डिसलाइकिंग आ जाती है, इंसान के और बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो पर्सनल फैक्टर्स वो एट द सेम टाइम्स वाइल परचेजिंग दैट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट तो वो साथ में चल रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद है पर्सनल प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर बिहेवियर कैन आल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फैक्टर्स लाइक disliking priorities, morals and values in industries like fashion
और फूड पर्सनल ओपिनियंस आर स्पेशली पावरफुल। तो पर्सनल प्रेफरेंसेस जो हैं, चलें अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट लेसन में बाकी चीज़ों को, बाकी आगे वाला हिस्सा देखेंगे। तो आज मैंने आपको ये बता दिया कि आज हमने टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा था, और टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हमने देखा कि complex buying behavior, dissonance reducing buying behavior, habitual buying behavior, variety seeking buying behavior. These are 4 types of buying behaviors. इसके अलावा हमने फैक्टर्स देखे, डिफरेंट फैक्टर्स देखे जो पॉजिटिव कंज्यूमर बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिसमें पर्सनल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स और मार्केटिंग कैंपेन्स, इकोनॉमिक कंडीशंस, पर्सनल इकोनॉमिक कंडीशन, ये वो फैक्टर्स हैं जो हमने स्टडी करें किए। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।